अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर चूंकि मेरी ये दो क्लासेस पहले जो जेआरई की थी वो मैंने नहीं ली थी, और ये वोकेबलरी आप लोग कहाँ से सर करवाते हैं, उसका सर अगर आप बता दें। आप स्लैक पे हैं ना? जी सर बिल्कुल। स्लैक पे जो हमारा ये चैनल है ना, उसमें हमने पिन किए हुए हैं कुछ चीज़ें। मैं जी सर। आपको दिखा भी देता हूँ, चले। अच्छा। स्क्रीन विजिबल है ना? जी जी वैसे बना। ये देखें, तीन मैसेजेस पिन है, जिसमें एक ये सर यामीन का मैसेज है, जिसमें ये तीन वेबसाइट्स के लिंक हैं जिनसे आप कोई आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं वर्बल के लिए। इन वेबसाइट्स पे जो भी आर्टिकल है उनमें जीआरई की वोकैबुलरी यूज हुई हुई है। तो लेकिन ये भी एकदम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तो आपने वोकेबलरी तैयार नहीं की। कुछ वोकेबलरी जब आपकी तैयार हो जाए फिर आप रीडिंग जरूर करें, वो आपको फायदा देगी। उसके बाद ये दो लिंक्स मैंने शेयर किए हुए हैं। एक तो हमारी जो डेट वाइज रिकॉर्डिंग है, जो लिंक्स हैं या जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उस फाइल का लिंक है। इस पे जाके आप पिछली रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, और जो जो फाइल हम डिस्कस करते हैं जिस भी फाइल को, उसका लिंक भी हम उसमें शेयर कर देते हैं। इसके अलावा जीआरई का जितना मटेरियल है वो ये गूगल ड्राइव में है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ड्राइव को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जीआरई वोकेबलरी मटेरियल है, इसको अगर आप खोलते हैं तो ये डिफरेंट वोकेबलरी की फाइल्स हैं। तो इसमें एक फाइल हमने अभी बनाई हुई है जो मगूश के सिर्फ कॉमन वर्ड्स के फर्स्ट और सेकंड डेक की है, जिसमें 100 वर्ड्स बनते हैं ये। फिलहाल तो हमने इसको स्टार्ट किया था डिस्कस करना, एक क्लास में कुछ वर्ड्स डिस्कस हुए थे। तो आप इसको भी लेके चल सकते हैं, इसमें भी 100 वर्ड्स हैं। नहीं तो ये जो मगूश की हमने कुछ पिछली क्लासेस में बताया हुआ था कि मगूश की वेबसाइट है। आप मगूश की वेबसाइट पे जाएंगे ना, ये magoosh.com है। उस पर आप अपना अकाउंट बना लें। तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे उसी की सर्च बार में कि मगूश जीआरई, ये जैसा फ्लैश कार्ड लिखा हुआ है, मगूश जीआरई फ्लैश कार्ड्स। तो ये आप देखेंगे तो आपके पास इस तरह ये एक खुल जाएगा पूरा पेज। इसमें अब ये जीआरई वोकेबलरी फ्लैश कार्ड्स हैं, जिसमें ये कॉमन वर्ड्स के नाम से हेडिंग्स दी हुई हैं। ये कॉमन वर्ड्स वन है, कॉमन वर्ड्स टू, इस तरह करते करते ये 6 डेक्स हैं कॉमन वर्ड्स के, और 7 डेक्स हैं बेसिक के। उसके बाद एडवांस भी है, लेकिन कॉमन और बेसिक हम सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप लोग ये करें। ये तकरीबन 650 वर्ड्स बनते हैं, जो कि जीआरई के 60 to 70% वर्ड्स कवर करते हैं, ये जो 650 वर्ड्स हैं। तो जिसने अगर 150 to 160 अगर टारगेट करना है वर्बल में, तो वो मिनिमम ये 650 वर्ड्स करता है। अब फिर आप एडवांस को छोड़ सकते हैं अगर आप 160 से नीचे नीचे टारगेट करते हैं। इसके बाद फिर आप ईटीएस की जो ऑफिशियल बुक्स हैं उनको देखते हैं, उनमें जो न्यू वर्ड्स आएंगे जो इंडेक्स में मौजूद नहीं है वो भी आप तैयार करेंगे। लेकिन आप स्टार्ट यहीं से लेते हैं, कॉमन वर्ड से। आप ये एक एक डेक को अगर खोलते हैं तो इस तरह एक वर्ड आता है, उसको क्लिक टू सी मीनिंग पे देख के आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। यहाँ समझ ना आए तो आप इस वर्ड को कॉपी करके गूगल में पेश करें या चैट जीपीटी से हेल्प ले लें और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। या हमने एक और वेबसाइट बताई थी, ये मरियम वेबस्टर के नाम से है। इसमें एक ऑप्शन डिक्शनरी का है, एक थीसॉरस का है। तो आप वही वर्ड यहाँ पेश करें तो ये आपको उसके सिनोनिम्स भी दे देगा। और जैसे भी ये इम्पर्टिनेंट ही था, इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ पेश करता हूँ, तो ये इसके देखें थोड़ा उससे काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ना, हमें मीनिंग मिलते हैं। ना समझ आए तो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है और सिनोनिम्स भी हैं। अब इस सिनोनिम्स में अगर आप देखें तो एक ये डॉकियस है, ये भी जीआरई का वर्ड है। ये इम्प्रूडेंट, ये भी जीआरई का वर्ड है। इंसॉलेंट, ये भी जीआरई का वर्ड है। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। जब आप ये याद करना शुरू करेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक वर्ड याद करने से आपको 3-4 वर्ड्स और भी मिल जाते हैं। जब आप 100 प्लस पे जाएंगे तो आपको वो कंपेयर करके आसानी हो जाएगी। मतलब आप जब 300 वर्ड्स कर लेंगे तो समझ लें आप 400-450 वर्ड्स कर चुके होंगे आराम से। तो
जीआरई की वोकेबलरी आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। अब मगूश के लिए और ये जो मरियम वेबस्टर की वेबसाइट है, इन दोनों के लिए एंड्रॉयड ऐप्स भी हैं। आप प्ले स्टोर पे अगर लिखें मगूश जीआरई वोकेबलरी फ्लैश कार्ड, तो वो भी ऐप आपको मिल जाएगी। और मरियम वेबस्टर की ये डिक्शनरी जो है, इसकी भी ऐप मिल जाती है। ये आप मोबाइल में कर लें तो आप फिर इजीली और हैंडी हो जाएगा आपके लिए कि आप कहीं भी बैठ के ये तैयार कर सकते हैं। अकाउंट बना होगा तो जी इस पे आप फ्री अकाउंट जब बना लेते हैं मगूश पे, तो फिर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे जैसे ही वर्ड, अगर आप ये वर्ड देखा है आपने और इसका मीनिंग आपको पता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है जब आप लॉग इन हुए होते हैं कि आई नो दिस वर्ड। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा यू हैव मास्टर्ड इतने वर्ड्स के, मतलब इतने वर्ड्स आपको याद हो गए। अगर आप उसमें नीचे लिखते हैं आई डू नॉट या डिड नॉट नो दिस वर्ड, तो फिर आप यू आर रिव्यूइंग में चले जाएंगे और वो वर्ड दोबारा घूम के आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा, थर्ड वर्ड आएगा, दोबारा ये फर्स्ट वाला दोबारा आएगा, ताकि आपको रिवीजन होती रहे। जब तक कि आप उसको आई नो दिस वर्ड पे क्लिक करके ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे, मतलब आपको याद करवाता रहता है। तो ये एक अच्छी ऐप है। और इसके वर्ड्स भी 60 to 70% कवर करते हैं जीआरई की वोकेबलरी को, तो इसलिए सजेशन यही है कि आप इससे स्टार्ट लें। और अगर आप 22-23 वर्ड्स करते हैं डेली, तो आप तकरीबन 40 डेज में ये वोकेबलरी पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप शुरू में अगर कम से भी स्टार्ट लें, 5 से 10 वर्ड्स से स्टार्ट लें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेस बढ़ेगी। फिर आप 15-20 और मैक्सिमम 25 वर्ड्स तक आप जाएं। उससे ज़्यादा याद ना करें एक दिन में, क्योंकि फिर आप बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं। क्योंकि ये एक बोर सी चीज़ है, इसमें आप ज़ाहिर है लगातार इतना ज़्यादा टाइम नहीं बैठ के पढ़ सकते। आपने सिर्फ अभी 2 क्लासेस ही ली हैं या आप पहले क्लासेस लेते रहे? सर 2 क्लासेस लिए और ये आइडिया नहीं करते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, इंशाल्लाह इसमें मैं काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, दूसरा आप इसमें देख लें, ये जो ड्राइव है इसमें ये जीआरई बुक्स के नाम से है। इसमें अगर आप जाते हैं, अभी हम मैनहट्टन की एक बुक पढ़ रहे हैं क्वांट के लिए, क्वांटिटेटिव जो रीजनिंग है उसके लिए। मैनहट्टन बुक्स में आप जाएं तो ये मैनहट्टन फाउंडेशन ऑफ जी मैथ्स की बुक है, ये जो सेकंड वाली है। तो अभी हमने ये स्टार्ट की हुई है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के। तो दोनों चीज़ों की बेस यही है कि वोकेबलरी वर्बल की बेस है, और मैथ्स का जो पोर्शन है उसके लिए ये मैथ्स की बुक है। तो दोनों की बेसिस अभी हम पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आगे जाके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आपने भी अगर शुरू से स्टार्ट करना है तो इस बुक को आप देखें। और कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती आप पूछ भी सकते हैं, नहीं तो पुरानी रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हैं, वो भी इसी ड्राइव में मौजूद है ये फाइल, जीआरई सेशंस रिकॉर्डिंग लिंक टॉपिक्स। आप इसको अगर खोलते हैं तो इसमें आपको डेट वाइज तमाम लिंक्स भी मिलते हैं रिकॉर्डिंग्स के, और टॉपिक्स भी मिलते हैं, और बुक्स के डायरेक्ट लिंक भी हैं। ये भी उन्हीं बुक्स के हैं जो हम डिस्कस करते रहे, तो ये आज की डेट तक ये अपडेटेड है, तो आप इसको साथ साथ देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो अब हम क्वांट का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। कल और परसों इंशाल्लाह सर यामीन अगर अवेलेबल हुए तो वर्बल के जो 2 पार्ट रहते हैं, कल उन्होंने एक डिस्कस किया था टेक्स्ट कंप्लीशन। तो सेंटेंस इक्विवेलेंस और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज जो है, या पैसेज जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो 2 दिनों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम कवर कर लें, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर मंडे से ऑनवर्ड हम कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके क्वेश्चंस को रेगुलरली डिस्कस करने की, क्वांट के साथ साथ। तो आज हम क्वांट देखते हैं। चैप्टर 5 हमारा चल रहा था, और चैप्टर 5 में डिफरेंट चीज़ें थी, जिसमें फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट और रेशियोज के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अगर उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो बेशक पूछ ले, पिछले किसी टॉपिक में अगर कोई इशू हो तो। नहीं तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। सर क्लियर है, पिछला सर क्लियर है। चलें, ठीक हो गया। हम डेसिमल के टॉपिक पे चल रहे थे, तो उसमें अब आज का जो टॉपिक है, डिवाइड टू डेसिमल्स, कि अगर हम 2 डेसिमल्स को आपस में डिवाइड करें तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए मैं
टिप दी हुई है इन्होंने, मूव पॉइंट्स इन दी सेम डायरेक्शन टू किल डेसिमल्स, कि हम पॉइंट या डेसिमल को सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ताकि हम उस डेसिमल को ख़त्म कर सकें। तो ये एग्जांपल है, व्हेन यू डिवाइड डेसिमल्स फर्स्ट राइट द डिवीजन एज अ फ्रैक्शन इफ इट इज नॉट इन दैट फॉर्म ऑलरेडी, कि हम पहले उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें आसानी हो। अगर हम मूव करते हैं डेसिमल को तो हमें देखने में आसानी होगी। तो अब उन्होंने ये कहा कि आप उसको सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ऊपर वाले में तो डेसिमल हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज कर लें ये 300, कि इसका डेसिमल अब हम सपोज करते हैं यहाँ पे, और नीचे 0.05 है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सेम डायरेक्शन में मूव करके आप डेसिमल को ख़त्म कर सकते हैं। तो नीचे वाली में देखें, जो डेसिमल है वो 2 पॉइंट से पहले है। तो जब हम इसको राइट साइड की तरफ 2 पॉइंट या 2 डिजिट्स मूव करेंगे तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे फिर तो ये डेसिमल रहेगा, हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। 2 डिजिट जब ये मूव होगा, यहाँ पे हम देखते हैं तो ये 0 हम चलें लिख लेते हैं अभी। इसको हमने मूव किया, 2 पॉइंट ये इधर मूव हो गया यहाँ से ही। अब उन्होंने कहा है कि दोनों फ्रैक्शंस में जो दोनों वैल्यूज हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों में हमने सेम तरीके से ही मूव करना है, सेम डायरेक्शन में मूव करना है। तो अगर हमने नीचे 2 डिजिट मूव किया राइट साइड की तरफ, तो हम ऊपर भी राइट साइड की तरफ 2 डिजिट मूव करेंगे, 1 और 2। पहले यहाँ पे था 300 के बाद था, अब वो मूव होके राइट साइड पे यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो कोई नहीं थी, इसलिए हम उस वैल्यू को फिल आउट करने के लिए दोनों 0 लगा देंगे। ये बात क्लियर है ना? ये सर अलियान ने पढ़ाई भी है वैसे पहले भी, जी कि सर clear। कैसे आप वो करते हैं। तो ऊपर हमारे पास अब अगर डेसिमल खत्म करते हैं तो 30,000 आ गया। सॉरी, ये मैंने कॉमा लगाया था। और नीचे जस्ट अब 5 बच गया, क्योंकि डेसिमल खत्म हो गया, 0 को आप इग्नोर कर देते हैं। और अब इसको आप डायरेक्ट कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ये यहाँ पे हुआ है 6,000। ठीक है, तो डेसिमल को ख़त्म करने के लिए ये सिंपलेस्ट वे उन्होंने दिया हुआ है। और दूसरा तरीका हमने जो फ्रैक्शन में पढ़ा था, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि अगर फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए, या वो जिस तरह नेस्टी फ्रैक्शन पढ़ी थी हमने, कि उस तरह आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो भी अगर आप इसको देखते हैं, इस वाली टर्म को, तो आप इसको फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं ना। 0.05 को नीचे जो है उसको भी अगर आप फ्रैक्शन बना लें तो उस तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि 5/100 बनेगा। और जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह भी ये सॉल्व हो सकता है। अब ये आप पे है, मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 को मैं इधर नहीं रखता, इधर रखते हैं। इसको हमने फ्लिप किया तो वो जो डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए फ्लिप कर लेते थे, वो चीज़ यूज हुई है। अब ये भी, इसको भी अगर 300 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 30,000 आ जाएगा सेम। तो मतलब आंसर वही आ जाता है। तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं, दोनों से, या इसका जो तीसरा मेथड है उससे भी आंसर आपके पास एक ही आएगा। अब ये दूसरी एग्जांपल देख लें, कि 1 डेसिमल में नीड मोर मूव्स देन द अदर, ट्राई दिस एग्जांपल। कि अब इसमें वो कह रहे हैं कि ऊपर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है और नीचे 3 डिजिट से पहले डेसिमल है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल कितने डिजिट से पहले है, हमने जस्ट डेसिमल को रिमूव करना है। तो हम तब तक मूव करेंगे जब तक कि डेसिमल रिमूव नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब नीचे मैक्सिमम टाइम्स है, मतलब मैक्सिमम डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि थ्री
3 डिजिट्स मूव होगा ये राइट साइड पे डेसिमल, तो नीचे से खत्म होगा। ऊपर 2 डिजिट मूव होगा तो वो डेसिमल खत्म होगा। तो मैक्सिमम नीचे आ रहा है, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट डेसिमल की नीचे आ रही है। तो हम नीचे वाले को अगर बेस बना के एग्जांपल लेते हैं तो ये आ जाएगा 003 पॉइंट। अगर फर्ज करें हम यहाँ पे ले आते हैं डेसिमल, ठीक है। वैसे तो डेसिमल ला के हमने ख़त्म करना है ना, तो फिलहाल हम लेके आए हैं, मूव किया ऊपर भी। अब हमने 3 डिजिट ही मूव करना है। अगर 3 के बाद आया, फिर 9 के बाद आया, तो यहाँ पे आया 2 डिजिट मूव हुआ। अब इससे आगे एक डिजिट और मूव करना है, उसकी जगह हम 0 लगा सकते हैं। तो 1 2 3 9, और थर्ड डिजिट जो हमने मूव हुआ वो वहाँ पे 0 लगे। अब ये यहाँ पे डिजिट आ गए। अब ये डेसिमल डेसिमल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इसकी कोई वर्थ भी नहीं है। तो इसको 1 2 3 9 0 आप लिख सकते हैं, और नीचे जस्ट आपके पास 3 आ गया। अब आप इसको आपस में सॉल्व कर सकते हैं। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा था कि 3 पे हम देख सकते हैं कि ये कैसे, कि ये बड़ी वैल्यू 3 पे, 3 का मल्टीपल है या नहीं है। हमने देखा था कि इन तमाम डिजिट्स को अगर हम ऐड अप करें, अगर उस पे 3 का टेबल जाता है तो इसका मतलब है कि इस पूरी फिगर पे भी 3 का टेबल जाता है। जैसे अगर हम इसको ऐड अप करते हैं, 1 + 2 + 3, ये 6 हो गया। 6 + 9 15 हो गया। 15 + 0, तो ये 15 आता है। तो 15 पे 3 का टेबल दायरा जाता है, तो इसका मतलब है कि इस पूरी फिगर पे भी 3 का टेबल जाता है। ठीक है, जिसका आंसर आता है 4130। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 3 से डिवाइड करके। ये उसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह मूव हुए। और इसको समराइज उन्होंने किया कि जब डिवाइड टू डेसिमल, जब दो डेसिमल आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो उनके डेसिमल पॉइंट्स को आप सेम डायरेक्शन में मूव करके डेसिमल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये चेक योर स्किल्स है। इसमें देख लें, डेसिमल से राइट साइड पे 5 5 वैल्यूज हैं, तो इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा और 84/7 इसका आंसर आ जाएगा। और फिर देख लें 84 अगर 7 से कट आउट हो सकता है तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 20% ऑफ $55। कि अब हमारे पास जिस तरह वर्ड प्रॉब्लम्स हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी एक्सप्लेनेशन है कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि किसी भी फिगर का हम कोई परसेंटेज लेना चाहें तो हम कैसे लेंगे। इसमें अब हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर दिस प्रॉब्लम कि 30% ऑफ $60 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टिप उन्होंने ये दी हुई थी कि ये जो ऑफ है ना, ऑफ रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, या टाइम्स को, कि वो कितने टाइम्स है उसके। मतलब 30% को या तो मल्टीप्लाई कर लें 60 से, या आप बताएं कि कितने टाइम्स है ये 60 का। ठीक है, ये जिस तरह लिखा है, ऑफ मीन टाइम्स। इन परसेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिकेट्स मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये कि 30% ऑफ 60 का मतलब है 30% × 60। जब आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो वो उसका 30% ऑटोमेटिकली निकल आएगा। जैसे यहाँ पे ये इन्होंने सॉल्व किया कि 30% × 60, 30% को आप 0.30 भी लिख सकते हैं, और 30/100 भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके सॉल्व करना चाहें, वो जैसे आपको आसानी लगे आप सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो वो आंसर सेम ही आएगा। ये नीचे फ्रैक्शन के थ्रू किया हुआ है, ऊपर डेसिमल के थ्रू किया हुआ है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। द प्रॉब्लम कुड बी वर्डेड एज अ क्वेश्चन। अब ये जिस तरह था 30% ऑफ 60, अब अगर वर्ड प्रॉब्लम में पूछा जाए तो वो कैसे पूछेंगे। वो ऐसे पूछेंगे कि व्हाट इज 20% ऑफ 55, कि इस वैल्यू का 20% क्या होगा।
अभी ये वर्ड प्रॉब्लम्स में वो कह रहे हैं कि डिटेल में भी ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि हम वर्ड्स को मैथ में कैसे कन्वर्ट करके अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे सिर्फ डिस्कस हुई हैं, बाकी डिटेल में वर्ड प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें डिस्कस हैं। तो वर्ड का मतलब वो कह रहे हैं कि वर्ड का मतलब क्या, मतलब कि कोई अननोन चीज़ है, कोई अननोन चीज़ हमसे वो पूछ रहे हैं। तो अननोन चीज़ के लिए हमेशा हम कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल के वो अननोन को नोन बना सकें। तो यहाँ पे व्हाट इज 20% ऑफ 55। तो आप 20% ऑफ 55 जो निकालेंगे वो कोई वैल्यू निकलेगी, उसे हम एक्स सपोज भी कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 55% का अगर 20% लेंगे तो वो एक्स की वैल्यू निकल आएगी और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि वर्ड को आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आप उसको कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर लें, नॉर्मली हम एक्स ही लेते हैं। और इसका मतलब ये होता है अगर प्रॉब्लम में जैसे इज आता है तो इसको हम इक्वल्स टू के मानी में लेते हैं। जैसे यहाँ पे है व्हाट इज 20% ऑफ 55। तो अगर वर्ड की जगह हम एक्स लगा दें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इस तरह बोल सकते हैं ना, एक्स इज 20% ऑफ 55, मतलब एक्स इज, इसका मतलब इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 20% ऑफ 55, मतलब 55 का 20%। तो आप इसको मैथ्स में इस तरह लिख सकते हैं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास वर्ड और इज आएगा तो उसको आप इस तरह मैथ्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस को आप इक्वल्स टू में लिखेंगे और वर्ड को आप वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो एक अननोन चीज़ है हमारे पास। और फिर डायरेक्टली आप इसका 20% ले सकते हैं, वो इसी तरह डेसिमल में भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर ले सकते हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो एक्स की वैल्यू होगी, तो हम बता सकेंगे फिर वो कि दिस वैल्यू इज 20% ऑफ $55। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछ लें। ओके, फिर आगे चलते हैं। The translation gets a little tougher when you encounter the phrase what percent। अब उन्होंने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर वर्ड के साथ परसेंट भी आ जाए तो इसका क्या मतलब होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज 25, इसका मतलब तो हम वही कंसीडर करेंगे कि इक्वल्स टू है। लेकिन अब व्हाट परसेंट का मतलब है कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, जैसे ऊपर बताया था। व्हाट परसेंट का मतलब है कि ऑफ के बाद जो वैल्यू आ रही है उसकी कोई परसेंटेज वो हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, जो अननोन है हमारे लिए। व्हाट परसेंट ऑफ 125 का मतलब है कि 125 की वो परसेंटेज जो हमारे लिए फिलहाल अननोन है, और उसका आंसर हमें उन्होंने दिया हुआ कि 25 है। तो आप इसको भी उसी तरह एक्स कंसीडर करके तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वो आपके पास आंसर निकलेगा। जैसे भी ये देखें, दी वर्ड परसेंट बाय इटसेल्फ मींस डिवाइडेड बाय 100। वो तो हमें पता है कि परसेंटेज को हम डिवाइड बाय 100 भी लिख सकते हैं। अगर जैसे 10% है तो आप उसे 10/100 भी लिख सकते हैं। यू कैन शो दैट ओवर 100, ये जो मैंने अभी बात की, एज अ रिजल्ट वर्ड परसेंट कैन बी ट्रांसलेटेड एज एक्स ओवर 100। वही कि हमने अभी परसेंटेज निकालनी है, वो एक्स है। फर्ज कर लें कि 5% है तो 5/100 भी हम उसे लिख सकते हैं 5% को। तो ये तो आई थिंक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सबको क्लियर होगी। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं कंप्लीट कि व्हाट परसेंट ऑफ 125 इज 25, मतलब एक्स परसेंटेज 125 की इक्वल है 25 के। ठीक है, तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, और 125 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो सकता है। या पहले आप 100 और 125 को कटिंग कर लें, जो सिंपल वैल्यू आएंगी उनको आप दूसरी तरफ ले जाके तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस केस में 20 आ रही है। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 20% ऑफ 125 इज 25।
अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी, इस टॉपिक की। 16 इज 2% ऑफ वट। अब उन्होंने वट आखिर में ले गए। अब इसमें आप वर्ड्स को देखेंगे कि 16 इज 2%। 16 इक्वल है, इसको हमने इक्वल ही कहना है। 16 इक्वल है 2% के। किसके 2% के? ऑफ वट, जो अननोन हमारे पास वैल्यू है, जो हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमें यहाँ से ये पता चला कि इक्वल्स टू के एक साइड पे 16 आ रहा है, मतलब जो 16 उन्होंने हमें शुरू में दे दिया। आप इसको इस तरह भी कह सकते थे, जिस तरह हमें ऊपर क्वेश्चन में था कि आप वर्ड पहले लिख लें और इस बाद में लिख लें, तो 16 तब भी इक्वल्स के दूसरी साइड पे ही आना था। तो ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड आप देख लें, चेंज 2% आइदर। आप ये वही कह रहे हैं कि आप 2% को फ्रैक्शन में लिखें या पॉइंट में लिखें, आपकी सॉल्व करने के लिए जिस तरह आप आसानी समझें आप उस तरह इसको कर सकते हैं। और 2% ऑफ वर्ड का मतलब वही है कि आप एक्स का 2% लेंगे, मतलब कि एक्स से मल्टीप्लाई होगा। अब एक्स के साथ परसेंटेज नहीं आ रही, क्योंकि हमसे परसेंटेज नहीं पूछी जा रही, परसेंटेज हमें दी हुई है। हमें हमसे वो ओरिजिनल वैल्यू पूछी जा रही है जिसका हमने परसेंटेज लेके ये आंसर निकालना है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान से आपने कन्वर्ट करना है, वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है, ताकि आपकी इक्वेशन सही बनेगी तो आप आंसर भी सही निकालेंगे। अब इसको ट्रांसलेट उन्होंने किया, 16 इज 2% ऑफ वट। 16 इज इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल आ गया और ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन आ गया, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि ऑफ को मल्टीप्लीकेशन कहते हैं इसमें। तो जब आप एक्स का 2% ले लेंगे या 0.02 से मल्टीप्लाई कर लेंगे या 1/50 या 2/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास उसका आंसर आएगा। अब क्योंकि एक्स हमारे पास नहीं है, तो इस 0.02 को आप दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं। और आपको पता है जब डिनोमिनेटर में डेसिमल आए, जो हमने ऊपर पढ़ा था, डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे, तब ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 1600/2 आ जाएगा, जो कि एक्स इज इक्वल टू 800 आ गया। ठीक है, अब ये 800 हमारे पास वैल्यू आ गई ओरिजिनल। 800 का 2% जब हम लेंगे तो वो हमारे पास 16 आएगा। ठीक हो गया। अब इसी चीज को इन्होंने समराइज किया कि सी 30% ऑफ। अगर आप 30% ऑफ देखते हैं तो कन्वर्ट 30% इंटू अ डेसिमल और फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई, मतलब वो कह रहे हैं कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। कन्वर्ट तो आप अपनी आसानी के लिए करते हैं डेसिमल में या फ्रैक्शन में, बेसिकली वो समझाना ये चाह रहे हैं कि जब भी आप ये 30% ऑफ देखेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी, ऑफ एक्स है ऑफ, या अगर कोई वैल्यू गिवन है तो आप उससे इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये इन्होंने एग्जांपल में 200 ले लिया, कि 30% ऑफ 200, तो 30% मल्टीप्लाई 200। ठीक है, अब दूसरे में वट परसेंट ऑफ, कि अब मैं परसेंट नहीं गिवन, तो हम परसेंट की जगह एक्स को जो है ना वो करेंगे, पुट करेंगे। ये 1/100% को डिनोट कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप इसको x% कह लें या x/100 कह लें, वो बात एक ही है। और उससे आगे ऑफ आ गया। अब ये भी वट परसेंट ऑफ, आगे मतलब कोई नंबर होगा या कोई वैल्यू होगी जिसका वो पूछ रहे हैं हमसे कि वट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो ये ट्रांसलेशन है या वर्ड्स को कन्वर्ट करना है मैथ्स में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर सबको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेशक पूछ लें। ओके, इससे आगे देखते हैं परसेंट चेंज। अब पहले तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे कि इसका इतना परसेंट, या ये वैल्यू है, ये उसका कितना परसेंट है, तो वो हम सिंपल निकाल लेते थे। अब हमारे पास आया चेंज, कि मतलब कोई चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज करे तो उसको हम कैसे डील करेंगे। अब इसमें एग्जांपल है कि यू हैव $200 इन बैंक अकाउंट, यू डिपॉजिट एन एडिशनल $30 इन दैट अकाउंट, बाय व्हाट परसेंट डिड द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट चेंज।
कि आपके बैंक अकाउंट में $200 थे, आपने $30 और डिपॉजिट कराए हैं। तो अब आप बताएं बाय व्हाट परसेंट डिड द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट चेंज, कि आपकी बैंक अकाउंट में जो वैल्यू थी या जो आपका बैलेंस था, मतलब जो ओरिजिनल बैलेंस था, वो कितने परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट, कि वो कितने परसेंट चेंज हुआ है। आपसे वो परसेंटेज पूछ रहे हैं कि ये $200 कितने परसेंट चेंज होगा अगर आप $30 मजीद उसमें डिपॉजिट कराते हैं। वैल्यू तो हमें डायरेक्ट नजर आ रही है कि 200 पहले थे, 30 हमने और ऐड किए तो 230 हो गए, तो वो तो हमें वैल्यू पता चल गई कि 230 है। लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि 230 जो वैल्यू आई है वो ओरिजिनल में कितने परसेंट चेंज ला के आई है, कि 200 में कितने परसेंट चेंज आया है, तो वो $30 आया है। ठीक है, उसके लिए अब ये सिंपली नीचे ओरिजिनल प्लस चेंज जो हमने बात की, कि अगर वैल्यू हम पुट करें, ओरिजिनल वैल्यू 200 थी, चेंज में 30%, या इंक्रीज आप लिख लें यहाँ पे चेंज की जगह, कि इस केस में ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिपॉजिट करा रहे हैं, ऐड हो रहा है, तो आप चेंज की जगह 30 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास $230, ये सिंपल। लेकिन जब आपने परसेंट निकालना है तो परसेंट को समझने की जरूरत है कि आप किसका परसेंट निकालेंगे। बेसिकली वो जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो उसका पूछ रहे हैं कि उसका कितने परसेंट इंक्रीज आया है। मतलब आप 200 को बेस बना के उसकी परसेंटेज लेंगे। जैसे एक आप पाई चार्ट बनाते हैं ना, सर्कल पाई चार्ट होता है, और उसमें जिस तरह आपने उन्हें आयट्स दिया हुआ अगर, तो राइटिंग टास्क 1 में पाई चार्ट जिस तरह होता है, तो मुख्तलिफ वैल्यूज दी होती हैं, तो वो उस पूरे पाई चार्ट को 100% कंसीडर कर रहे होते हैं ना, और उसी में से वो कुछ कुछ पोर्शन देते हैं कि ये पोर्शन इस चीज को डिफाइन कर रहा है, ये पोर्शन इस चीज को बता रहा है। तो वो पूरे पाई चार्ट को एक 100% कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हम जब बता रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू को, कि मतलब ओरिजिनल वैल्यू को ही हम बेस लेके 100% कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हमने इस 200 को ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर करके इसी की परसेंटेज बतानी है कि इसमें कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि परसेंटेज के लिए अब हमें जाहिर है पता तो होना चाहिए कि किसकी परसेंटेज लेनी है हमने। तो वो हमें अब इससे पता चल रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज डिड द वैल्यू वैल्यू ऑफ द बैंक, कि बैंक अकाउंट में जो वैल्यू थी उसकी परसेंट हमने बतानी है कि वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो ये 200% को फिर हम अगर पाई चार्ट के हवाले से ही देखें तो 100% कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उसमें अब 30 ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये 30 भी जो है हम देखेंगे कि 100 का या 200 का कितने परसेंट बनता है, और फिर वो परसेंटेज हम उस 100 में ऐड करेंगे, तो टोटल चेंज हमारे पास आ जाएगा कि वो कितना है। मतलब कहने का ये $200 अगर हम 100% कंसिडर कर लेते हैं, और अब हमें पता है कि हमने $30 ऐड किया है। अब ये $30 पहले हम 200 की परसेंटेज निकालेंगे कि ये कितने परसेंट बनता है। फर्ज कर लें हम 200 मल्टीप्लाई, इसकी अब हमने परसेंटेज लेनी है। अगर आप x/100 लिख दें तो तब भी ठीक है, तो आंसर आएगा 30 जो हमने ऐड करना है। अब बेसिकली पहले हम ये निकाल रहे हैं कि उसमें कितने परसेंट हम ऐड कर रहे हैं उसी का। तो अगर ये इसको काटते हैं तो ये 2x आ जाता है इस तरफ, और अगर 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो इससे 30 से, तो ये 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 15। अब क्योंकि ये परसेंट में है तो हम इसके साथ परसेंट का साइन भी लगाएंगे। ठीक है, तो 15% इंक्रीज आया। ठीक है, एक ये तो है कि जो नई वैल्यू है उसमें 15% चेंज आया है। ठीक है, लेकिन जब वो हमसे ये पूछेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू में टोटल कितना चेंज आया है, बाय व्हाट परसेंट डिड द वैल्यू ऑफ द बैंक अकाउंट चेंज। ठीक है, तो ये हमसे जस्ट 15% नहीं पूछ रहे, ये हमसे टोटल पूछ रहे हैं। एक मिनट में नीचे देख भी लूं कहीं।
हम गलती पे तो नहीं है। अच्छा ठीक है। ये जो हमने अब निकाला कि ये बिल्कुल सही है कि ये 15% जो है ना, ये हमारी टोटल वैल्यू में इतना इंक्रीज आ गया। $200 में जब $30 ऐड हुए तो ये उसकी टोटल वैल्यू में 15% इंक्रीज आ गया है। ठीक है। लेकिन अब इसमें दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर 230 को वो कहें कि 230 बनने के बाद वो टोटल कितने परसेंट बना ओरिजिनल वैल्यू के, तो उसमें फिर हम इसको दोनों वैल्यूज को दोनों वैल्यूज की परसेंटेज को ऐड करेंगे, जो कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि हम अगर न्यू परसेंटेज निकाल लेंगे, जो न्यू वैल्यू आई हमारे पास 230, अभी हमने जस्ट ये बताया कि ये जो चेंज इन द वैल्यू है सेंटर वाला जो 30 है, इसकी हमने परसेंटेज निकाली है कि परसेंटेज चेंज उसमें कितना आया है। ठीक है। ये वाला अभी हमने ये निकाला 15%, जो इस 30% का था कि वो 200 में 30 ऐड हुआ तो वो 15% उसमें इंक्रीज आ गया। अब अगर हमसे वो ये पूछते हैं कि जो न्यू वैल्यू आई है, ये ओरिजिनल के कितने परसेंट है, तो इसके लिए फिर हम ये निकालेंगे। अब इसके लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज होनी चाहिए। ये अब हमने निकाल ली, फर्ज कर लें ये 15% अब निकाली है, जो वही कंसिडर करें इसी केस में, तो ये 100% और ये 15%, तो ये टोटल 115% बन जाएगी। ठीक है। हम अब फिर ये कह सकते हैं कि ये जो नई वैल्यू है $230, ये वाली, ये $200 की 115% है। ठीक है। और इसमें हम जस्ट अगर इंक्रीज बताएं या चेंज बताएं, तो वो हम बता सकते हैं कि जस्ट 15% चेंज है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें, एक टोटल का है और एक जस्ट चेंज का है। दोनों परसेंटेजेस हैं, लेकिन एक टोटल का है और एक जस्ट चेंज का है। ये उसी चीज़ के लिए फॉर्मूले हैं जो कि ऊपर इन्होंने ये पहले डिफाइन किया, अब इसको वो निकालने का बता रहे हैं कि परसेंटेज चेंज अगर आपने निकालनी है तो आप इसको इस तरह डिवाइड कर सकते हैं, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। मतलब चेंज इन वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 200, ओरिजिनल वैल्यू 200 थी, 30 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो आपके पास इसकी परसेंटेज चेंज आ जाएगी ओरिजिनल के हिसाब से, कि ओरिजिनल की कितने परसेंट वो चेंज आई है, जो कि 15 हमने निकाली। अब न्यू परसेंट, ये न्यू परसेंट वही है जो हमने 115% निकाली है। आप न्यू वैल्यू ले लें, न्यू वैल्यू हमारे पास 230 आई है ऊपर, और नीचे ओरिजिनल वैल्यू 200 है। 230/200 करके आप इसकी न्यू परसेंटेज निकालेंगे तो वो 115% बनेगी। एक ये तरीका है, और एक ये है कि अगर आपके पास ये चेंज परसेंटेज आ चुकी है तो आप जस्ट ओरिजिनल को 100% कंसिडर करते हैं और उसमें चेंज ऐड कर लेते हैं। अगर चेंज नेगेटिव है, मतलब अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू, तो आप इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपके पास न्यू परसेंटेज आ जाएगी। अभी नीचे नेगेटिव का केस भी होगा, वो देखते हैं। ये उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। अब यहाँ पे नेगेटिव केस इसका डिफाइन है कि you again have $200 in a bank account. You make a withdrawal that reduces the value of the account by 40%. How much money remains in the account? ठीक है। तो अब उन्होंने बताया कि अगर आप 40% रिड्यूस करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो हाउ मच मनी रिमेन्स इन द अकाउंट। अब हमसे उन्होंने वैल्यू पूछी है कि कितने पैसे बच जाएंगे, और डायरेक्ट हमें परसेंटेज दे दी कि 200 बैलेंस था, 200 का 40% हमने विड्रॉ कर लिया, तो अब हमारे पास बकाया कितने पैसे बचेंगे।
एक तो सिंपल सा हमें जो देख के पता चल रहा है कि अगर 200%, 200 रुपीज़ का या डॉलर्स का 40% विड्रॉ कर लिया, तो जाहिर है इसका 60% अकाउंट में रह जाएगा। 200 का डायरेक्ट आप 60% ले लें, जो कि इन्होंने ये बताया कि ओरिजिनल अगर 100% ले लें 200 को, उसमें से अगर 40% लेस हो गया, ये माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, चेंज जो आ रहा है वो नेगेटिव है, वो डिक्रीज वाला चेंज है, तो इसलिए इसको यहाँ माइनस कंसिडर किया हुआ। तो आपके पास जो न्यू परसेंट है वो डायरेक्ट हमें पता चल रही है कि वो 60% है, क्योंकि 40 निकल गया, पीछे 60 ही रह गया ओरिजिनल का। ठीक है, तो आप उससे ये फ्रैक्शन बना के तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे है कि 200 का अगर हम 60% लेते हैं, 60/100 का मतलब वही है 60%, और 200 ओरिजिनल वैल्यू है, इसका जब हमने 60% निकाला तो हमारे पास वैल्यू आई $120। इसके बाद ये डिफरेंट परसेंटेजेस दी हुई हैं हमारे वही मेंटल मैथ के लिए, कि समझने के लिए, अगर हम याद कर सकें कि आप परसेंट इंक्रीज ऑफ 10%, अगर 10% इंक्रीज आता है तो इसका मतलब क्या है कि न्यू परसेंट जो हमारे पास बनेगी वो 110 बन जाएगी। जैसे ऊपर वाले केस में हमने 100% ओरिजिनल वैल्यू को कंसिडर किया था, और 15% हमने उसमें चेंज लाए थे जो इंक्रीज हुआ था, तो वो 115 बन गया था। इसमें अब 10% इंक्रीज है तो ये 100 + 10 110 बन गया, और इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.1 आप लिख सकते हैं इसको, विच इज़ द सेम एज मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल वैल्यू बाय ये। तो जस्ट इसको कन्वर्ट किया गया है ताकि आप अगर परसेंटेज वाली वैल्यू लेना चाहें तब भी, डेसिमल या फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेना चाहें तब भी, तो आप ये थर्ड कॉलम को ले सकते हैं। अदरवाइज ये फर्स्ट टू कॉलम समझाने के लिए कि अगर 20% इंक्रीज आ रहा है तो ओरिजिनल जो परसेंटेज है वो 100 है, तो उसमें 20% ऐड कर लेंगे आप। इसी तरह सो ऑन है कि अगर 100% इंक्रीज आ रहा है तो वो 100 + 100 200 हो जाएगा। आप डिक्रीज के केस में देख लें, अगर 10% डिक्रीज आ रहा है और ओरिजिनल 100% था, तो 100 में से जब 10% माइनस होगा तो वो 90% रह जाएगा। इसी तरह ये 20% माइनस होगा तो वो 80% रह जाएगा, और इसी तरह सो ऑन, ये चलता चलता लास्ट में 75% दिखाया कि अगर 75% माइनस होगा तो 100 में से 25% ही बकाया बचेगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि परसेंट मोर देन इज जस्ट लाइक परसेंट इंक्रीज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोर देन का मतलब इंक्रीज होगा, लेस देन का मतलब डिक्रीज होगा। ये तो हमारे लिए क्लियर है, कोई इसमें नहीं है। और एक ही टर्म होती है कि परसेंट डिफरेंस। अब परसेंट डिफरेंस का मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज, ठीक है, पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, आप वो दोनों को देख सकते हैं इसमें, कि डिफरेंस या चेंज का मतलब है कि उसमें चेंज आ रहा है, लेस देन का मतलब है वो कम हो रहा है या डिक्रीज, और मोर देन या इंक्रीज का मतलब है कि वो ज्यादा हो रहा है। ये टर्म्स वर्ड प्रॉब्लम में यूज होंगी, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। अब एक और उन्होंने टिप दी है, जैसे ऊपर वो ऑफ था कि ऑफ मल्टीप्लिकेशन को बताता है, इज इक्वल्स टू को बताता है, और वर्ड जो है वो भी हमें बता रहा था कि हम उसकी जगह एक्स को कंसीडर कर सकते हैं वेरिएबल लेके, और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अब वो नेक्स्ट बात कर रहा है विच नंबर यू कॉल द ओरिजिनल वैल्यू मैटर्स, कि आप ओरिजिनल वैल्यू किस नंबर को लेंगे ये मैटर करेगा क्वेश्चंस में, कि आप वो सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। तो द ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज आफ्टर दी देन, अगर देन का वर्ड यूज हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम में, तो उसके बाद जो भी वैल्यू मेंशन होगी वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ये एक रटा सिस्टम भी कह लें, या समझ के करें तो ज़्यादा आसान है, लेकिन एक रटा सिस्टम भी है कि देन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर होगी। जैसे
ये एग्जांपल है। $230 इज व्हाट परसेंट मोर देन 200। अब ये मोर देन के बाद जो है ना $200 आया, तो ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, 230 इज व्हाट परसेंट मोर देन 200। ठीक है, तो 200 इज द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको हमने ओरिजिनल वैल्यू कंसीडर कर लिया, और जो भी ओरिजिनल वैल्यू होती है उससे हम दूसरी वैल्यू को कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब हम इस $230 को 200 से कंपेयर करेंगे। अब यू आर कंपेयरिंग $230 टू 200, नॉट द अदर वे अराउंड। मतलब आप $200 को 230 से कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि बेस आप $200 को रखेंगे, क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसमें अभी लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि फाइनली बी श्योर नॉट टू बी मिसरीड अ परसेंट ऑफ एज अ परसेंट मोर देन। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ये परसेंट ऑफ को आप परसेंट मोर देन कंसीडर ना कर लें, ये मिसलीडिंग होता है, या मिसरीड नहीं करना इस तरह। जैसे 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, और 35 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। इन दोनों में बहुत फर्क है। 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 का मतलब है कि 20 का कितना परसेंट 35 होगा, और दूसरे में 35 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, कि 20 का कितना परसेंट इंक्रीज हो के 35 बना है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है, और इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं। जैसा द आंसर टू द, अभी लास्ट मिनट चल रहा है, शायद क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आगे जहाँ भी खत्म हुआ फिर हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये लास्ट बात देख लेते हैं। द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज 175, सिंस 35 इज 175% ऑफ 20। और द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज 75, सिंस 35 इज 75% मोर देन 20। वही बात की गई कि ये अगर डायरेक्ट हम इसका 35% लेंगे, जो कि इसमें किया गया, तो वो 175% बनता है। ठीक है, ये 35 इज 175% ऑफ 20। बट नीचे वाले केस में वो परसेंटेज पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट वो 20 को इंक्रीज करके 35 तक गया है, तो वो 75% है। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क है कि परसेंट ऑफ और परसेंट मोर देन। चलिए ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट जल्दी जल्दी पूछ लें, नहीं तो फिर कल से फिर हम आगे चलेंगे। तो सब क्लियर है, बस ये बाकी कल डिस्कस करते हैं।